नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। आज की अगली जो पहली बड़ी खबर हमारी भारत की बात की उस पर बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। खबर झारखंड से है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम विधायकों को भी रांची में रुकने के लिए कहा गया है और जेएमएम विधायक अभी रांची में ही रुकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि साफ तौर पर कहा है हेमंत सोरेन ने कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री रहूंगा। यह बात भी उन्होंने इस बैठक के बाद की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देने वाले विधायक सरफराज अहमद की तारीफ की। कहा राजनीति में ऐसा कम देखा जाता है कि कोई बलिदान दे। सीट खाली करने की बाबत कहा कि कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा मैं सीएम था, हूं और रहूंगा। मीटिंग में राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। ईडी की रेड का मुद्दा भी उठा। गठबंधन के विधायकों की ओर से कहा गया कि वो सीएम के साथ मजबूती से खड़े हैं। घटक दलों ने हेमंत सोरेन के फैसले में उनका साथ खड़ा होने की बात कही है। यह विधायक दल की बैठक और उस बैठक के भीतर जो इनसाइड खबर है वो खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस बैठक में क्या कुछ हुआ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 66 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के लिए यह वक्त चुनावी रणनीति को धार देने का है। पिछली बार से ज्यादा सीट जीतने की रणनीति बनाने का है। लेकिन इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आज अब मुश्किल में है। इस मुश्किल के पीछे है राहुल गांधी की वायनाड वाली सीट, जो चुनाव से पहले ही फंस गई है। जी हां, राहुल गांधी को यह सीट छोड़नी पड़ सकती है। 2024 का चुनाव उन्हें किसी और सीट से लड़ना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हुआ यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल बेहद अहम है। पहला सवाल, 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड में 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। फिर उनके वायनाड से हटने की बात क्यों कही जा रही है? दूसरा सवाल, यह सवाल सबसे जरूरी है कि राहुल अगर वायनाड से हटते हैं तो यह फैसला कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा होगा या इसके पीछे उसकी कोई सियासी मजबूरी होगी। तीसरा सवाल, हाल के चुनावों में कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाई है, तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी के लिए इन्हीं राज्यों में सेफ सीट ढूंढेगी? हम इन चारों सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल की बात है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। और हमारा पहला सवाल यही था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जिस वायनाड पर 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी, वो सीट कैसे फंस गई? अगर राहुल गांधी वायनाड से नहीं किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे तो इसकी नौबत क्यों दिखाई देने लगी है? यह आज की सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी की वायनाड सीट फंस गई है। यह खबर बहुत बड़ी थी, हैरान करने वाली थी, इसलिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हमारे संवाददाता आशीष सिंह को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली। पता चला कि इसके पीछे इंडिया अलायंस में शामिल सीपीआई का अल्टीमेटम है, जिसने कांग्रेस को मैसेज दे दिया है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो यह गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। लेफ्ट फ्रंट के टॉप सोर्सेज ने बताया है कि इंडिया अलायंस में शामिल वाम दलों की अहम पार्टी और इंडिया अलायंस की मजबूत सहयोगी दल सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव न लड़ें। सीपीआई का यह मानना है कि यह उनके प्रभाव वाला क्षेत्र है। सीपीआई का सोर्सेज के मुताबिक यहां तक कहना है कि अगर राहुल गांधी इस दरखास्त को नहीं मानते हैं और वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा और संभव है कि राज्य में इंडिया गठबंधन ही खटाई में पड़ जाए। जिस लेफ्ट को देश में डूबती हुई ताकत कहा जाने लगा है, वो भी कांग्रेस पर अपनी शर्तें लादने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता आशीष सिंह ने जो खबर दी है वो बता रही है कि सीपीआई की तरफ से रखी गई शर्तें भी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बड़ी और कड़ी है। हम आपको इसके 2 मेन पॉइंट्स बताते हैं। देखिए, इसका पहला मेन पॉइंट, सीपीआई का कहना है कि राहुल को सिर्फ वायनाड की सीट ही नहीं, केरल से बाहर जाना होगा, लोकसभा का चुनाव किसी दूसरे राज्य से लड़ना होगा।
राहुल की नई सीट क्या हो सकती है, इसे लेकर सीपीआई ने कांग्रेस को सुझाव भी दिया। सीपीआई का कहना है कि राहुल को किसी ऐसे राज्य से लड़ना चाहिए जहां कांग्रेस की लड़ाई सीधे बीजेपी से हो रही हो। खास बात यह है कि केरल में सीपीआई ने कांग्रेस के आगे जो शर्तें रखी है उसका समर्थन वाम मोर्चे की अगुआ पार्टी सीपीएम भी कर रही है। मतलब राहुल को वायनाड सीट से हटाने के लिए केरल में कांग्रेस पर चारों तरफ से प्रेशर है। अब यह कांग्रेस को तय करना है कि क्या वो एक सीट के लिए गठबंधन में दरार का जोखिम उठाने को तैयार है या नहीं। कांग्रेस के लिए ये एक सीट का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के लिए ये राहुल गांधी की उस प्रतिष्ठा का प्रश्न है जो अमेठी से चुनाव हारने के बाद वायनाड ने उनको सांसद के तौर पर दिया। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में वायनाड सीट छोड़ेगी, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ इस एक सीट के लिए दबाव बनाती है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ दरअसल गठजोड़ में रहना नहीं चाहती। कांग्रेस को अगर केरल में गठबंधन बचाना है तो राहुल को केरल से बाहर निकलना होगा। वो इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस राज्य की किस सीट से लड़ेंगे ये कांग्रेस तय करेगी। लेकिन यहां एक सवाल और है, जो लेफ्ट वायनाड सीट का दावा करके राहुल गांधी को केरल से आउट करने का मूड बना चुका है, उसकी दावेदारी में कितना दम है। जवाब के लिए वायनाड सीट का चुनावी गणित आपको दिखाते हैं। 2008 में वजूद में आई ये सीट वास्तव में किसका किला है, मैं ये आपको बताता हूं। देखिए, 2009 में वायनाड लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई प्रत्याशी को 1.5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई के सत्यन मोकेरी को करीब 20,000 वोट से हराया। और 2019 लोकसभा चुनाव में इसी सीट से राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4,30,000 वोट के बड़े अंतर से हराया। वायनाड सीट हर बार कांग्रेस के पास रही, फिर सीपीआई किस वर्चस्व का हवाला देकर राहुल को वायनाड सीट छोड़ने के लिए कह रही है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इंडिया अलायंस तो अभी बना है, इससे पहले केरल में कांग्रेस का मुकाबला वाम मोर्चे से होता था और यही बड़ी वजह है। और वाम मोर्चे में शामिल सीपीआई केरल की त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, मल्लपुरम और वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती रही थी। अब इसी का हवाला देकर सीपीआई इस बार कांग्रेस पर वायनाड सीट छोड़ने का दबाव बना रही है और यह बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसकी हालत देखिए। पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बिहार में नीतीश और तेजस्वी की पार्टियां, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, यूपी में अखिलेश यादव, ये सब मिलकर कांग्रेस पर ही अपनी शर्तें लाद रहे हैं। क्या लोकसभा की 2 चुनावी हार ने कांग्रेस को इतना मजबूर कर दिया है, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस रिसेंटली जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें कांग्रेस का जो फल हताशाजनक ही रहा है। फिलहाल भले ही वो तेलंगाना जीत चुके हैं, लेकिन इसलिए सब लोग अभी चाहते हैं कि कांग्रेस इतना कमज़ोर हुआ तो कांग्रेस से क्यों नहीं ज़्यादा सीट हम ले लेते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, पंजाब दिल्ली तो अभी तो बात ही नहीं शुरू हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पहले जितना सीट में लड़ते थे उससे कम सीट में लड़े। देखिए, कांग्रेस वायनाड को लेकर इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी, क्योंकि 2019 में जब कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों पर लड़कर 15 सीटों पर चुनाव जीता तो इसके पीछे राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना भी अहम फैक्टर माना गया। अब कांग्रेस केरल में सीपीआई की डिमांड के आगे झुकेगी या अड़ेगी। अगर झुकी तो केरल में बड़ा नुकसान हो सकता है और अगर अड़ी तो गठबंधन टूट सकता है। मतलब इंडिया अलायंस का पेच राहुल की सीट को लेकर भी फंसा हुआ है और जिस बीजेपी को हराने के लिए यह गठबंधन बना वो दक्षिण के 132 सीटों को साधने की मुहिम शुरू कर चुकी है। कल तमिलनाडु के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल पहुंचे। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने यहां पर जबरदस्त हमला किया। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी
श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। देखिए, दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे में पीएम मोदी ने विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसका सीधा संदेश यह है कि दक्षिण को लेकर बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा गंभीर है। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि दक्षिण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 132 लोकसभा सीटों में से केवल 29 सीटें जीत सकी थी बीजेपी, और इनमें से 25 सीट उसे सिर्फ कर्नाटक से मिली थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण में 50 सीटों का टारगेट सेट किया है, और इसी टारगेट को पूरा करने की मुहिम में प्रधानमंत्री निकले हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि ये सीटें उसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मिल सकती हैं, जहां पिछली बार उसका खाता भी नहीं खुला था। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जिस तरह सीटें बढ़ी हैं, उससे दक्षिण में विस्तार को लेकर बीजेपी की उम्मीद बढ़ी है। बीजेपी का हालत ठीक नहीं है कर्नाटक छोड़ के, तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है ताकि थोड़ा वहाँ से जो सीट कभी नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत सीट अगर कुछ सीट अगर मिल जाए तो उनका जो लक्ष्य है कि 400 पार, ये 400 पार होने के लिए बाकी जगह पे उनका मैक्सिमाइज हो चुका है। जिस जगह पे बढ़ना है सीट, जहाँ पे कभी नहीं मिला, उसका वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दक्षिण को ज़्यादा ध्यान रहा है, खुद प्रधानमंत्री ध्यान दे रहा है। एक बात तो चला था कि प्रधानमंत्री खुद लड़ भी सकते हैं दक्षिण भारत का तमिलनाडु का किसी सीट से। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी 23 बार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर चुके हैं, और 2024 में भी इसकी रफ्तार घटी नहीं है। यानी उत्तर का किला मजबूत करने के साथ ही वो दक्षिण में इंडिया अलायंस के खिलाफ बड़ी ताकत बनकर उभरना चाहते हैं, और ये तमाम दौरे इस बात की तस्दीक भी करते हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी मोर्चा है, जिसे अपने ही झगड़ों से फुर्सत नहीं मिल रही है। आज इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक होनी थी। इसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक घोषित किए जाने की बातें हुई, जेडीयू की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन बिना कारण बताए ये बैठक टाल दी गई। इसकी अगली तारीख क्या होगी ये भी नहीं बताया गया, और इसी तैयारी पर इंडिया अलायंस मोदी को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। बात राम मंदिर की है। वैसे तो यह मुद्दा धर्म और आस्था से जुड़ा है, लेकिन मौजूदा हालात में यही मुद्दा राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित है। इसकी 2 वजह है। सबसे पहले दोनों वजह जान लीजिए, और फिर विस्तार से इनके बारे में एक एक करके मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा। एक तरफ एनडीए है, जो राम मंदिर के मुद्दे को इतना बड़ा बना देना चाहता है कि 2024 का चुनाव एक तरफा हो जाए, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जो अभी भी इसी सवाल से बाहर नहीं निकल पाया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उसके नेताओं को जाना चाहिए या नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता धर्म संकट में क्यों फंसे हैं? इंडिया गठबंधन के किन किन दलों ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया है, और कौन कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो निमंत्रण मिलने के बावजूद यह फैसला नहीं ले पाई हैं कि वो क्या करें? इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बीजेपी की रणनीति को समझिए। जिस राम मंदिर के मुद्दे को वो 24 के चुनाव तक कितना बड़ा कर देना चाहती है। कल राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में जो रणनीति बनी उसकी जानकारी मैं आपको पहले देता हूं। 22 जनवरी को ऐसा माहौल बनाया जाएगा जैसा दिवाली के दिन होता है। कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम दिखाएंगे। 22 जनवरी के बाद देश भर से आम लोगों को राम मंदिर का दर्शन करवाने में सहयोग किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लोगों को अयोध्या तक लेकर जाएंगे। एक दिन में 50,000 लोगों को राम मंदिर का दर्शन करवाया जाए। इन सभी 50,000 लोगों के अयोध्या में ठहरने की व्यवस्था बीजेपी नेताओं की तरफ से की जाएगी। हालांकि इसके लिए पैसा खुद लोगों को खर्च करना होगा। बीजेपी के नेता सिर्फ सहयोग करेंगे और व्यवस्था देखेंगे। लोकसभा और विधानसभा लेवल पर भी बीजेपी ने इसके लिए संयोजक नियुक्त भी किए हैं। बीजेपी को यह मुहिम 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगी, यानी चुनाव के दिनों पहले तक यह सब कुछ चलता रहेगा। यह पूरी रणनीति है। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी 2 तरह से भुनाना चाहती है। एक तरीका यह होगा कि वो धर्म और आस्था का संदेश लोगों के बीच पहुंचाए, और दूसरा तरीका विपक्ष को घेरने का होगा। बीजेपी के नेता जब लोगों के बीच जाएंगे
तो राम मंदिर से जुड़ा पार्टी का इतिहास भी बताएंगे और यह भी लोगों को समझाएंगे कि विपक्षी दलों का राम मंदिर को लेकर रुख क्या रहा है। जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें इस तरह के विवादित बयान देकर आरजेडी जदयू के लोग और महागठबंधन के लोग जो अपमान कर रहे हैं देवी देवताओं को, यह बहुत ही अनर्थ है, आपत्तिजनक है। इन लोगों को भगवान और देवी देवताओं के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए ताकि जीवन का पाप दूर हो सके। यहीं से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की परेशानी शुरू होती है, क्योंकि अयोध्या के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों की भूमिका पर सियासी सवाल उठते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों के नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता नहीं दिया गया। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को न्योता दिया गया है। देखिए, इसमें सोनिया गांधी का नाम भी है, जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि वो जाएंगी या नहीं ये तय नहीं हो पाया है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी न्योता भेजा गया है, जिनके जाने पर संशय बना हुआ है। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी लिस्ट में है। उनके जाने को लेकर भी अभी कोई सूचना नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता भेजा गया है। इनका भी अभी रुख साफ नहीं है। या आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी को भी न्योता गया है, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ साफ इशारा अभी तक नहीं हुआ है। सीपीएम के सीताराम येचुरी और वृंदा कारात को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया। उनकी दलील है कि धर्म व्यक्तिगत मामला है और इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। तो ये तमाम वो लिस्ट हमने आपको बताई जो कि न्योतों की, यानी कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें तो बाकी का कोई भी दल अभी यह तय नहीं कर पाया है कि निमंत्रण पर क्या फैसला लिया जाए। दरअसल ये वो बड़े नेता हैं जिनके फैसले पार्टी का रुख बताते हैं, राजनीति की दिशा तय करते हैं। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वक्त आने पर सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। 22 तारीख को है ना, खड़गे जी से मुलाकात हुई है, सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई है। वो जाएंगे या नहीं तभी पता चलेगा। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, इस पर विचार चल रहा है, विचार विमर्श होगा। वो जाने की संभावना है। हाँ, ये देखिए, अगर हम जाएंगे तो हम जाएंगे, आपको कहकर तो नहीं जाएंगे, पर निमंत्रण आया है। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो आपको सही वक्त पे जानकारी वो भी मिलेगी। अभी तय नहीं कर पाए भाई, जो तय करेंगे वो वहाँ से जानकारी आएगी। मैं तो छोटा आदमी हूँ, मुझे थोड़ी मालूम होगी हर चीज़। जब मालूम होगी जरूर बताऊंगा। साल 2019 में जब नवंबर के महीने में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब कांग्रेस ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान के साथ स्वागत किया था। हालांकि तब माहौल चुनावी नहीं था, लेकिन अब माहौल पूरी तरह से चुनावी है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राम मंदिर को लेकर कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर उठाना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि यह मामला उनके लिए धर्म युद्ध जैसा है। कांग्रेस के कई नेताओं को यही लगता है कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई से पहले आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। मतलब गए तब भी नुकसान हो सकता है, ना गए तब भी कुछ नुकसान। अब आंकलन इस बात का करना है कि ज्यादा नुकसान किस स्थिति में होता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को, तमाम बड़े नेताओं को जो है अयोध्या से निमंत्रण आया है 22 जनवरी के लिए। क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए, निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को खुली पिच क्यों देंगे हम? देखिए, पिछले दिनों यह देखा जा चुका है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इसी को लेकर अगर सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन अब ऐसा क्या है कि मंदिर के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता वहां पहुंचने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी धर्म की सियासत कर रही है और 24 के चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। 2 महीना क्यों आप मौका दे रहे हो राम मंदिर दर्शन कराने के लिए? जिंदगी भर क्यों नहीं देते हो? 2 महीने इसलिए चुनाव के महीने हैं। हर किसी को पता था कि अयोध्या में जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी
उस दिन से जबरदस्त राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने अब विपक्षी नेताओं को मिले निमंत्रण को हथियार बना लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का हर नेता अयोध्या जाने से संकोच कर रहा है। कई नेता ऐसे हैं जो इस विवाद को राजनीति से दूर रखकर भी देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां एक मंत्री हैं, नाम है विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा है। उनके पिता वीरभद्र सिंह हमेशा राम मंदिर के हक में रहे, उन्होंने राम मंदिर के लिए दान भी किया था। अब विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे। निश्चित तौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से और जो ये ट्रस्ट है मंदिर का, उनकी ओर से हमें इन्विटेशन आया है। ये हमारे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है, एक धार्मिक विषय है। तो निश्चित तौर से हम व्यवस्था अनुरूप इस चीज़ में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस दिन इसका 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो बहुत उस दिन वहाँ पे व्यवस्थाएं होगी। मगर किस दिन वहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर जाऊंगा मैं जरूर, ये मैं कह सकता हूँ। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अयोध्या जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ राम मंदिर के दर्शन करेंगे। यहीं से एक अहम सवाल उठता है, जब हिमाचल प्रदेश में बैठे कांग्रेस के नेता अयोध्या जाने को तैयार है, तो दिल्ली में बैठा हाईकमान इससे परहेज क्यों कर रहा है? दरअसल इसके पीछे वोट बैंक की सियासत है। इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते खुद को राम मंदिर के मुद्दे से दूर रखती आई है। इसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी, तेजस्वी की आरजेडी भी है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ कठोर एक्शन लिए गए थे, जिसे हर कोई जानता है। मुलायम सिंह यादव ने मंच से स्वीकार किया था कि उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। आरजेडी भी राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ कठोर एक्शन के चलते इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। 1990 में रथ यात्रा को न सिर्फ बिहार में रोका गया था, बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी किया गया था। अब देखिए, यही वो दो घटनाएं थी जिसके चलते यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी मुस्लिम वोटरों के बीच हीरो बन गई थी। कांग्रेस भी लगातार मुस्लिम वोटरों को साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है। हालांकि कांग्रेस यह भी नहीं दिखाना चाहती कि मुस्लिम वोटों के चलते वो हिंदू हितों के खिलाफ जा रही है। अब मुश्किल यह है, अगर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं, तो बीजेपी इन्हें एंटी हिंदू साबित करने की कोशिश शुरू कर देगी, जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हो सकता है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने में विपक्ष संकोच कर रहा है। अब उसमें जब जाने का मतलब यह है कि कांग्रेस को तो उसकी केरल में सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग तक ने धमकी दे दी है कि नहीं, आप इसके बाइकाट का ऐलान कीजिए। बाकी पार्टियां संकोच में हैं कि वो गए तो ये जो हमारा वोट था, ये माइनॉरिटी का एक वोट, एक अच्छा खासा वोट हमको मिलता था, वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। देखिए, पिछले दिनों जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में जीत पाई। यही वो राज्य था जहां कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कई सियासी दांवपेच और चले। लेकिन जिस मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को धार भी दी, वहां पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। यानी कांग्रेस के नेता अगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं भी जाते हैं, तो पार्टी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं भी दिख रहा है। आज शुरुआत में मैंने जिस झारखंड का जिक्र किया था, जहां से आज की बड़ी खबर निकल कर आई, सीएम बदले जाने की खबरों के बीच रांची में मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 26, कांग्रेस के 15, आरजेडी के 1 विधायक शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हेमंत सोरेन ही बैठे रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर कि विधायकों को यह भी कहा गया कि वो रांची के आसपास रहे, रांची में ही रुकेंगे गठबंधन के सभी विधायक, ये बात भी कही गई। लगातार ईडी का एक्शन झारखंड में हो रहा है और हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं सीएम था, हूं और रहूंगा। देखिए, बैठक में कांग्रेस के विधायक ने लिफाफा खोला, उस लिफाफे में हेमंत सोरेन का नाम लिखा था। दरअसल झारखंड में अभी भी सियासी माहौल गर्म है।
इसका इशारा खुद सीएम हेमंत सोरेन ने किया। उन्होंने सभी विधायकों को रांची के आसपास ही रहने को कहा यह गया कि विधायकों की जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है, यानी मामला भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आज की बैठक में हेमंत सोरेन ने उस विधायक की भी तारीफ की जिसने इस्तीफा देकर अपनी सीट खाली की थी। हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीति में कम ही ऐसा देखा जाता है कि कोई बलिदान देने को तैयार हो। अब कुछ सवाल है, सीएम हेमंत सोरेन ने बलिदान का जिक्र क्यों किया? क्या वाकई कोई ऐसी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है जिसके आधार पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को सीएम बनाया जा सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आएगी तो खाली की गई सीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा कि वो सीएम थे, हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। हालांकि गठबंधन के सभी विधायक अब एक सुर में बयान दे रहे हैं, यानी वो हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। पहले कहा था कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका लिफाफा मैंने खोला और लिफाफे के अंदर हम लोग को लगा था कि कोई दूसरा नाम तो नहीं है। अच्छा। लेकिन जब मैंने लिफाफा खोला और लिफाफे में साफ नजर आया कि झारखंड का लाल, माटी का लाल, लिफाफा में 5 साल नहीं 25 साल तक हेमंत सोरेन रहेंगे। देखिए, आज की बैठक में ईडी का मुद्दा भी उठा, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन इस बैठक में और क्या कुछ हुआ, झारखंड से इस वक्त रांची से हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, आज की इस बैठक में हमने दर्शकों को बताया जो आपने बड़ी खबर दी, लेकिन इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। जी अभिषेक। बिल्कुल रोहित, देखिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी कि एक अनिश्चितता का माहौल है और ये जो माहौल है ये जेएमएम और उसके जो सहयोगी दल है वो सब फील कर रहे हैं। तो एक रणनीति के लिए थी कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, अगर कल को हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर कल को उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उसमें सबको एक पेज पर होना चाहिए। और इसीलिए रोहित 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि 1 हफ्ता आप लोग आसपास ही रहिए, यानी कि 1 हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है। इस 1 हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी की बात मैं आपसे कह रहा हूं तो जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो उनके मीडिया सलाहकार पर रेड हुई है, विनोद सिंह पर रेड हुई है, उनके बहुत ही करीबी पर रेड हुई है, इन सब को देखते हुए और 7वें सम्मन का जो उन्होंने अपीयर नहीं हुए हैं, तो ये माना जा रहा है कि इनकेस अगर ये गिरफ्तारी होती तो प्लान बी तैयार है। बेसिकली ये प्लान बी को मुकम्मल करने के लिए बैठक थी और इस प्लान बी में सारे घटक दल एक पेज पर रहे, ये कवायद थी। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इनसाइड खबर के लिए। और सबसे पहले एबीपी न्यूज ने यह खबर आप तक पहुंचाई है।